साल 2026 भारत का लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में भारत के हर नागरिक के हाथ में एक अदृश्य तराजू आ चुका है। जिस तराजू के एक पल्ले में है न्यू इंडिया, विकसित भारत, बुलेट ट्रेन और यूपीआई क्रांति जैसे राह, तो वहीं दूसरे पल्ले में है बेरोजगारी, लीक होते पेपर, छात्रों का बर्बाद जीवन और लोकतंत्र जो बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। एक तरफ विपक्ष एक नारा देता है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से कुचला जा चुका है, तो वहीं पर एक पक्ष जो सत्ता में है वो नारा देता है कि विकसित भारत अब महज नारा नहीं बना है, बल्कि आने वाले कुछ समय की हकीकत बनने वाला है। जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, उस वक्त पर विपक्ष का ये दावा कि भारत का लोकतंत्र कुचला जा चुका है, छात्रों का जीवन बर्बाद हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई अपने पीक पर है, तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार हम कौन से दौर में जी रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि आपका वोट आखिर वास्तव में देश को बदल रहा है या सिर्फ आप एक मोहरे हैं, शतरंज के वो मोहरे जिसको खुद ये नहीं पता है कि वो कौन सी चाल चलेगा तो देश में बदलाव आएगा और कौन सी चाल चलेगा तो राजनेताओं के घर भरेंगे। ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है हर उस नागरिक के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत में रह रहा है और भारत के राजनेताओं के लिए वोट दे रहा है। हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहां सच और प्रोपेगेंडा के बीच में एक पतली सी लकीर है। ये पतली सी लकीर इतनी पतली है कि हम सच और प्रोपेगेंडा के बीच में अंतर भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार हम उस विकसित भारत की कल्पना वास्तव में कर रहे हैं या सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी। आज का ये वीडियो उस पर्दे को हटाने वाला है जिसके पीछे वर्तमान सत्ताधारी और जो विपक्षी हैं, जो अब सत्ता में आने की फिराक में हैं, वो छुपे बैठे हैं। जो आज की दलाल मीडिया, जो आज की बिकी हुई मीडिया जिस सच को कालीन के नीचे दबा देती है, आज के इस वीडियो में हम उसी सच को आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे पहले हेडफोन और कुर्सी संभाल लीजिए, क्योंकि आज का ये 15 मिनट का वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा और आपको बता देगा कि आखिरकार आप किस दौर में जी रहे हैं और आखिरकार भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार भारत जैसे देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो वर्तमान सत्ताधारी हैं, इनकी जुमलेबाजियां कहां पे। आज के इस वीडियो में हम किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई पक्ष लेने नहीं आए हैं। हम आपके सामने लेकर आए हैं सच्चाई जो आप तक नहीं पहुंचती है। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं मोदी बनाम कांग्रेस, विकास, परिवारवाद या सिर्फ राजनीति। ये सिर्फ चुनावी मुद्दों का शीर्षक नहीं, ये सवाल है 144 करोड़ जनता के वजूद का। ये सवाल है 144 करोड़ जनता का जिसने आपको वोट देकर सत्ता में बैठाया। आप सोच कर देखिए, आप जब सुबह उठते हैं, मीडिया चैनल्स देखते हैं और अखबार खोलते हैं, तो आज के टाइम पे आपको दो भारत नजर आते हैं। एक भारत वो है जहां पर आपको चमचमाते एक्सप्रेसवे दिखते हैं, यूपीआई क्रांति दिखती है, डिजिटल भारत दिखता है और सन 2042 तक विकसित भारत की कल्पनाएं दिखती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको वो भारत दिखता है जिसमें वास्तव में आम जनमानस कदम बढ़ रहा है, वास्तव में पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई पीक पर है और विपक्ष ये दावे ठोक रहा है कि वर्तमान सत्ताधारी सरकार हर बार बेईमानी से जीत रही है। ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार असल भारत है कौन सा, किस दौर में हम जी रहे हैं और आखिरकार कौन सा भारत है जो हमें सत्यता बताए। ये चमचमाते एक्सप्रेसवे क्या वास्तव में वर्तमान सरकार ने हमें दिए हैं या सिर्फ ये मुझे गुमराह करने का एक तरीका है? क्या विपक्ष का ये दावा इनके लिए सही बैठ जाता है कि चमकीली चादर के नीचे आम जनमानस कदम घुट रहा है? क्या कांग्रेस के दावे सत्य हो जाते हैं कि जिस चमकीली चादर को हम देखकर खुश हो रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वहीं एक तरफ हम ये देखते हैं कि डिजिटल इंडिया की क्रांति इतनी है कि संपूर्ण विश्व भारत का लोहा मान रहा है। यूपीआई क्रांति, एनपीसीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपनी सारी सीमाएं क्रॉस कर दी, सारे रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने। उस वक्त में विपक्ष का ये दावा ठोकना कि इस चमकीली चादर के नीचे आम जनमानस की जिंदगी घुट रही है। हम किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई झूठा ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो टीवी और मीडिया चैनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। कभी नहीं बताएंगे कि वास्तव में जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, इनके चलते कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली,
वास्तव में ये सरकार आपको कभी नहीं बताएगी कि किसानों ने जो आलू बोए उन आलूओं को स्टोर में रखने और उनका खर्चा निकालने की जो कीमत है वो आज की आलू दर से हजारों गुना महंगी है। ये सरकार आपको कभी नहीं बताएगी। ये विपक्ष के दावे एक तरफ सत्य प्रमाणित होते नजर आते हैं कि वास्तव में भारत विकसित नहीं हो रहा है। भारत एक ऐसी खंडहर की ओर जा रहा है जहां से निकल पाना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो विश्व गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं न तो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का कोई विरोध करता हूं, न ही कांग्रेस का कोई समर्थन करता हूं, लेकिन जो सवाल जनता पूछती है, जो 144 करोड़ की आबादी हमसे पूछती है ट्वीट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से, उनको पूछना भी हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है। क्या मोदी सिर्फ विकास की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, या सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मोदी बनाम कांग्रेस, मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो लड़ाई होती है, जो विवाद होते हैं, जो टीका टिप्पणियां होती हैं, ये कुछ नया नहीं है। इसकी राजनीतिक जड़ें सालों पुरानी हैं। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त पर कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, एक दल नहीं थी, एक राजनीतिक धुरी थी जिसमें इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत से दिग्गज थे जिन्होंने देश की सत्ता संभालने से लेकर देश को एक दिशा दिखाने का सारा कार्य किया। ये सब अच्छा चल रहा था, देश को संभालना था। ब्रिटिशर जिस तरीके से, जिस कंडीशन में देश को छोड़कर गए थे, उस देश को एक सही अर्थव्यवस्था तक लेकर जाना था, एक सही सुचारू न्याय व्यवस्था तक लेकर जाना था। वो काम कांग्रेस ने किया। दशकों तक एक छत्र राज चला, परिवारवाद चला, परिवारवाद की राजनीति चली। गांधी परिवार से लगातार प्रधानमंत्री बनते गए और देश में एक छत्र शासन चलता गया। बीच में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन वो परिवर्तन निमिष मात्र थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उदय होता है एक ऐसी राजनीतिक मशीनरी का, उदय होता है एक ऐसी मशीनरी लेस राजनीति का, जिसने देश की राजनीति से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकलना पड़ा। दशकों एक छत्र राज होना और फिर साल 2014 में एक नए नाम का उदय होना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक चाय वाले का बेटा जो तत्कालीन गुजरात का मुख्यमंत्री था, और नाम आता है कि अब वो भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। 2014 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सत्ता से उखाड़ कर कांग्रेस को उस नदी के उन दो किनारों के तरीके से बना दिया कि जो कभी एक नहीं हो सकता। अर्थात जिस शिखर पर आज नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इस शिखर पर राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को आने में अभी दशकों लग जाएंगे। एक जमाना लग जाएगा, एक अरसा बीत जाएगा यहां तक पहुंचते पहुंचते। एक राजनीतिक ढर्रा, एक पुरानी व्यवस्था, एक पुराना चाल चलन जो एक सीक्वेंस में चल रहा था, इसे अचानक से हाईटेक बना देना, डिजिटल इंडिया बना देना, एनपीसीआई कर देना, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे जो कांग्रेस ने कल्पना नहीं की थी, और अचानक से एक नींव रख देना कि 2042 तक हम विकसित भारत देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसा विषय था, एक ऐसा बिंदु था जो कांग्रेस के मन में खटक रहा था कि अब वो कभी सत्ता में पुनः वापसी नहीं कर पाएंगे। सालों पुरानी वो राजनीतिक जड़ें, आरएसएस, बीजेपी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ ऐसी बहुत सी रंजिशें थी, बहुत सी साजिशें थी जो कांग्रेस कभी पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस से जुड़ा एक विवाद और था जिसने 2014 में बहुत तूल पकड़ा था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सत्ता में होने के बावजूद मुस्लिमों को आदेश दिया था कि जितने भी पगड़ीधारी सिख हों इन्हें मार दो। इस बयान के चलते 2014 में सत्ता पलटी और 14 से लेकर साल 2026 आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत की गद्दी पे हैं और कांग्रेस सत्ता को तरस रही है। इस कंडीशन में, सिचुएशन में थोड़ा उतावलापन तो लाजमी है, लेकिन इस उतावलेपन की आड़ में जो कांग्रेस ने सवाल उठाए, वो सवाल राजनीति से बहुत दूर है। राजनीति एक अलग का विषय है, लेकिन 144 करोड़ की इस जनता के वो सवाल, 144 करोड़ की इस आबादी के वो सवाल जो हर इंसान के जहन में गूंजते हैं। मोदी सरकार का एक शिक्षा मंत्री नाम धर्मेंद्र प्रधान, जिसे अपना खुद का नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता,
जो असम को असम लिखता है, जो ट्वीट करता है, तो उस ट्वीट में भी एक 2 लाइन के ट्वीट में 4 गलतियां पाई जाती हैं। उस धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक मामला नहीं रोका जा रहा, वो पेपर लीक मामले में जरा सा भी नहीं रोक पा रहा है। एक तरफ यूपीएसआई का पेपर लीक होता है, उसके तुरंत बाद नीट का पेपर लीक होता है, और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एग्जाम से 15 मिनट पहले जम्मू कश्मीर में एमएससी का पेपर लीक हुआ। ये वर्तमान सत्ता के मुंह पे एक घिनौना तमाचा है, जो वास्तव में हर उस व्यक्ति को लगाना चाहिए, हर उस व्यक्ति को ये आवाज उठानी चाहिए जो वास्तव में पढ़ना चाह रहा है, या जिसको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, या वो वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों को देख पा रहा है कि आने वाला भारत कैसा होगा, सन 2042 तक भारत विकसित होगा या फिर पहले से ज्यादा कर्जे में होगा। जवाब आपके पास भी हो सकता है, और मैं कमेंट बॉक्स में हर उस व्यक्ति का जवाब सुनूंगा, हर उस व्यक्ति का जवाब देखूंगा जो मेरी किसी भी टिक्का टिप्पणी पे कोई भी कमेंट करेगा, मैं उसे बाकायदा रिप्लाई करूंगा। सवाल उठाना बेहद लाजमी है। अब इसी चीज के मद्देनजर एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताता हूं। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। विदेश में बैठा एक व्यक्ति जो भारत में बहुत कम रहा, जिससे भारत के मामले में कुछ नहीं मालूम, और एक चीफ जस्टिस की छोटी सी टिप्पणी आती है कि आज के जो जनजी हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कॉकरोच हैं। तो उस इंस्टाग्राम हैंडल का पहले नाम कुछ और था, अचानक से नाम बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी हो जाता है। और फिर 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया जाता है कि जो नीट पेपर है उसके लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। वीडियो का रुख थोड़ा दूसरी तरफ जाके देखिए कि उन्हीं के सारे वीडियोस आप देखिए, तो हर क्लिप में आपको उस प्रोपेगेंडा के बारे में साफ नजर आ जाएगा जो विदेश में बैठे कुछ लोग भारत की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है जो आपस में विरोध करें, जो आपस में सवाल उठाएं, संसद में, विधान भवन में आवाज उठाएं और मुद्दे सही किए जाएं। लेकिन हमें किसी ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है जो वहां से आए और यहाँ पे कहे कि हम पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर देंगे, असम को भारत से अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, आजादी आजादी, उमर खालिद जिंदाबाद। हमें ऐसी किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में जो सत्ताधारी पार्टी है उससे परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी पार्टी को सत्ता में नहीं बिठा सकते हैं जो हमारे वजूद को खत्म कर दे। यह आपके लिए भी समझना उतना ही जरूरी है जितना सवाल उठाना जरूरी है। इन सारे मुद्दों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और समझते हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। मोदी के समर्थक कहते हैं कि पिछले 1 दशक में, यानी कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से नेशनल हाईवे बनने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। भारत का झंडा पूरे विश्व में इस तरीके से लहरा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी के लिए कुर्सी लगा देता है, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री मोदी से कॉन्फ्रेंस पे बात करती हैं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मोदी भक्त उठाते हैं, मोदी समर्थक उठाते हैं कि हमारे टाइम पर नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, एम्स बने, और डिजिटल इंडिया हमने बनाया, एनपीसीआई हमने चलाया, हमारे टाइम पे भारत पेमेंट्स के मामले में बहुत सक्सेस हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हुआ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आया। वहीं उत्तर प्रदेश को लोगों ने उत्तम प्रदेश के खिताब से नवाजा, जहां पर सिंगापुर से, जापान से, जर्मनी से कई सारे इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उत्तर प्रदेश को एक मजबूती दी और इसे एक उत्तम प्रदेश बनाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो मोदी सरकार ने, मोदी समर्थकों ने रखे। उन्होंने कहा कि हम सांस्कृतिक विरासत पे काम करते हैं। हमारा मकसद था धारा 370 को हटाना, हमने हटा दिया। हमारा मकसद था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना, हमने करवा दिया। हमारा मकसद था काशी विश्वनाथ में भव्य प्रांगण बनवाना, हमने बनवा दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और वास्तव में हिंदू संस्कृति में इसको लीन करना हमारा मोटिव था। हम आरएसएस के सिद्धांतों पर चलते थे।
हम अटल जी के सिद्धांतों पर चलते हैं और आज भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे हैं। वर्तमान में आप देखेंगे बीजेपी का एक ही पर्सपेक्टिव है, हिंदुत्ववादी नेतागिरी, हिंदुत्ववादी राजनीति, जो मोदी के लिए, योगी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हद तक मददगार भी साबित होती है। इन सारी चीजों से अगर हम देखें तो आज के टाइम पर 6 ही 7 प्रदेश ऐसे बचे हैं जहां पर किसी अन्य दल की सरकार है, अन्यथा बीजेपी की सरकार बन चुकी है। एक छत्र राज्य चल रहा है बीजेपी का और बीजेपी समर्थक कहते हैं कि हमने देश को बदल कर रख दिया है। साल 2042 तक हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और हम विकसित भारत बना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन की स्पीड भारत में भी लाएंगे, हमने मेट्रो बनवाए, हमने मेट्रो स्टेशन बनाए, हमने अंडरग्राउंड टनल बनवाए, हमने रोपवे बनवाए, हमने बहुत सारे ऐसे ओवरब्रिजेस बनवाए जहां पर पिछली सरकारों ने ओवरब्रिज बनाना तो दूर की बात, कोई प्लान तक नहीं लगा पाया। ये मोदी का पर्सपेक्टिव था, ये बीजेपी का पर्सपेक्टिव था उनके समर्थकों का। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कहती है कि ऐसा कैसे संभव है कि बीजेपी ने अगर ऐलान किया कि हम इस डेट पर बंगाल में सरकार बना रहे हैं तो आखिरकार उनका कैंडिडेट कैसे जीत जाता है। कांग्रेस मुद्दा उठाती है कि आखिरकार एक ऐसा शिक्षा मंत्री भारत में कैसे रह सकता है जिससे पेपर लीक नहीं रुक रहा है। एक न्यूज आती है कि एक सरकारी ऑफिसर ने अपने बेटे और बेटी के लिए 50 लाख रुपए में यूपीएसआई का पेपर खरीदा और बच्चों को खुद पढ़ाया। बच्चे रिटन में तो पास हो गए लेकिन फिजिकल में फेल हो गए। अब सोच कर देखिए, यूपीएसआई जैसा पेपर एक सरकारी अफसर 50 लाख रुपए में खरीद ले रहा है अपने बेटों के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन एक हमारे जैसा, एक आपके जैसा गरीब व्यक्ति कैसे 50 लाख रुपए में यूपीएसआई का पेपर खरीदेगा? उसके लिए एक सामान्य लूसेंट की जनरल हिंदी सामान्य ज्ञान की किताब खरीदना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे खरीदेगा 50 लाख रुपए में पेपर? वो व्यक्ति जिसको 960 रुपए का सिलेंडर लेने में उसके पसीने छूट जाते थे, वो आखिरकार ब्लैक में सिलेंडर 3000 में कैसे खरीदेगा? कांग्रेस मुद्दा रखती है कि जो पेट्रोल 90 रुपए में मिल रहा था, अचानक से वो पेट्रोल 105 रुपए में आ जाता है और जो व्यक्ति दिन में 50 लीटर पेट्रोल खर्चा कर रहा है उसका क्या? मोदी जी कहते हैं सोना ना खरीदो, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जिसकी बेटी की शादी है, जिसकी बेटी की शादी है, वो आखिरकार सोना नहीं खरीदेगा तो उसकी जो बेइज्जती होगी उसका भुगतान कौन करेगा? वर्तमान सरकार के पास कोई जवाब नहीं। मैं हंसी आती है इन बातों को लेकर कि मैं खुद कभी किसी पार्टी का समर्थक रहा, खुद कभी किसी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन वो पार्टी जब से सत्ता में आई तब से उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं हुआ जिसमें वो कांग्रेस के सवालों का जवाब दे। लेकिन मैं उस पार्टी का समर्थक रहूं या ना रहूं, विरोध करूं या ना करूं, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, कांग्रेस ने जो फिजूल के सवाल उठाए, जैसे कि ईवीएम हैक होना, कि ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी होना, जनगणना नहीं कराना, जातीय जनगणना नहीं कराना, महिला सशक्तिकरण बिल को खारिज कराना, इन सारे प्रोपेगेंडा के चलते मैं कांग्रेस का भी कभी समर्थन नहीं करूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो विदेशी दल हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, जिनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, वो यहाँ बैठकर अपनी पार्टी चलाना चाह रहे हैं, उनको तो मैं समर्थन कभी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को और किसी मामले में समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन इस मामले में समर्थन जरूर मिलेगा कि वास्तव में सुशासन की सरकार तो जरूर है। कम से कम अब क्राइम रेट थोड़ा सा डाउन है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम डाउन ही हो गया है, बाकी भी जहां जहां बीजेपी की सरकार है क्राइम रेट काफी डाउन हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे। जय श्री राम।